फ्रेंड्स, हम आज जो ड्रामा एक्सप्लेन करेंगे वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे में आपको एक आर्किटेक्ट और लॉयर की अनोखी लव स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसमें हमारी फीमेल लीड मेल लीड के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेती है। लेकिन बहुत ही जल्द जियांग को वेन यिंग से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं। बट ट्विस्ट तब आता है जब वेन यिंग को उनके पेनफुल पास्ट के बारे में पता चलता है। अब ये पास्ट क्या है वो जानने के लिए तो आपको इस ड्रामे को देखना होगा। तो चलिए ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा शुरू होता है और हम हमारी फीमेल लीड वैन यिंग और मेल लीड जियांग चेने को देखते हैं, जो मैरिज के सिलसिले में ब्लाइंड डेट पर आए होते हैं। हमें पता चलता है कि वैन यिंग एक आर्किटेक्ट है, वहीं जियांग एक लॉयर है। वैन यिंग उन्हें बताती है कि वह सालों से काम कर रही है और उसके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वैन यिंग कहती है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं अपनी वेडिंग को पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहती, और आप शादी के बाद भी मुझे काम करने देंगे और मेरी फ्रीडम नहीं छीनेंगे। बदले में मैं भी आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगी और मुझे बच्चे भी नहीं चाहिए। जियांग उसकी सारी बातें नोट कर लेते हैं और कहते हैं, तुमने जो कहा मैंने नोट कर लिया है। इसके अलावा और कुछ ऐड करना चाहो तो बाद में भी मुझे बता सकती हो। एग्रीमेंट के सारे टर्म्स अगर दोनों पार्टी को एक्सेप्ट हो तो ही ये इफेक्टिव हो सकता है। वैन यिंग सोचती है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये लॉयर हैं। वैन यिंग कहती है, ब्लाइंड डेट भी अदालत की कार्यवाही जैसी होती है। चलिए इसमें क्लॉज ऐड कर लेते हैं। हम अपना अपना खर्च खुद उठाएंगे और कोई एक दूसरे के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा। जियांग उसे पेपर पास करते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए मैंने जगह रखी है, तुम जो चाहे ऐड कर सकती हो। वैन यिंग अब पेपर में लिखते हुए सोचती है कि बचपन से ही मेरी दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उनका वो सेंटेंस मुझे याद है कि मैं शायद तुम्हारी शादी देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं खुद डेटिंग प्रोसेस को ऐसे स्किप कर दूंगी। जियांग उससे कहते हैं, अगर किसी पार्टी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो हम एग्रीमेंट को 30% बदल भी सकते हैं। ये सुनकर वैन यिंग हैरान हो जाती है और फिर जियांग वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं, जो अकेले बैठे हुए मैरिज एग्रीमेंट को देख रहे होते हैं और कहते हैं, उसे बस मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था। चलो देखते हैं सबसे कम परेशानी किसमें होती है। मुझे जल्द से जल्द ये नाटक खत्म करना है। फिर अगले सीन में वैन अपनी बेस्ट फ्रेंड वान वान के साथ होती है और दोनों काम के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जब अचानक वान वान पूछती है, तुम्हारा लॉयर हस्बैंड कैसा है? तुम दोनों की शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक तुमने उन्हें छुपा कर रखा है। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी में कुछ जोखिम भी शामिल था। मुझे जल्दी बताओ इस बारे में। वैन यिंग कुछ कहती नहीं है, लेकिन वो सोचती है कि शादी को 1 साल हो गया है। वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन हेल्प और सपोर्ट के मामले में कोर्ट से भी ज्यादा पंक्चुअल हैं। तभी वैन को उसके बॉस मिस्टर फेंग का कॉल आता है और वान वान पूछती है, क्या वो अब भी तुम्हें हरास कर रहा है? वैन यिंग हाँ कहती है और वान वान कहती है, जब अगली बार वो तुम्हें मिले तो अपनी बड़ी सी डायमंड रिंग उसे दिखा देना। वैन कहती है, मुझसे वो खो गई है, मैं 1 महीने से उसे ढूंढ रही हूँ। तभी वो कैन के ओपनर को टीओडी देती है और कहती है, ये कैसा रहेगा? वो सोचती है, इससे जियांग गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे ना? सीन बदलता है और हम देखते हैं कि अब वैन उसी ओपनर से अपने लिए एक रिंग तैयार कर लेती है और उसे पहन लेती है। अब वैन सो रही होती है जब जियांग कमरे में आते हैं और उसे सोते हुए देखकर उन्हें कुछ फील होने लगता है। वो वैन के पास बैठ जाते हैं और उसे किस करने लगते हैं। तभी वैन की नींद खुल जाती है और वो शॉक हो जाती है। उन्हें रोकते हुए वो कहती है, मुझे आपको कुछ बताना है। लेकिन जियांग कहते हैं, क्या आज के लिए तुम सब भूल नहीं सकती? फिर वो वापस उसे किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे वैन उनके पास आती है और जियांग कहते हैं कि आज जो का 100 डे सेलिब्रेशन है, मैं तुम्हारा काम खत्म होने के बाद तुम्हें पिक कर लूंगा और हम ओल्ड हाउस चलेंगे। वो पूछते हैं, तुम रात को क्या बताने वाली थी? वैन कहती है, मुझसे वेडिंग रिंग खो गई। जियांग उसकी फिंगर पर रिंग देखकर कहते हैं, क्या ये वो नहीं है? वैन कहती है, नहीं, ये तो मैरिज के पहले का गिफ्ट है। जियांग कहते हैं, तुम्हें प्रॉपर्टी राइट्स दे रखी है, लेकिन अगर फिर भी तुम मिले हुए गिफ्ट्स को एंजॉय करना चाहती हो तो तुम्हें उस खोई हुई रिंग का डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा, वो भी आज दोपहर 12 बजे से पहले। वैन को उनकी कोई बात समझ नहीं आती। जियांग कहते हैं, इसका मतलब ये है कि लीगली दिए हुए गिफ्ट्स के लायबिलिटी को पूरा करना सही है। आसान शब्दों में कहूँ तो तुम जो चाहे वो मांग सकती हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। वैन यिंग खुश हो जाती है और जियांग को उसे ऐसे देखकर अच्छा लगता है। अब सीन बदलता है और दोनों अपने ओल्ड हाउस जाते हैं, जहाँ जियांग के भाई की बेटी सीसी वैन को हक करती है। जियांग कहते हैं, क्या तुम अपने अंकल को हक नहीं करोगी? सीसी उन्हें भी हक करती है और वैन उसे एक प्यारी सी ड्रेस गिफ्ट करती है। वो बताती है कि ये ड्रेस लिमिटेड एडिशन में थी और लंबे समय से आउट ऑफ स्टॉक थी। जियांग मन में कहते हैं, इसने मेरी भतीजी के लिए इतनी मेहनत की। इतने में एक लेडी कहती है, दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करने का कोई फायदा नहीं है जब तुम खुद बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। शादी को 1 साल हो गया है और प्रेगनेंसी की कोई खबर ही नहीं है। वैन को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन तभी जियांग आगे आते हैं और अपना आईडी कार्ड दिखाकर कहते हैं, आर्टिकल 1024 के तहत किसी को भी पब्लिकली इंसल्ट करने के जुर्म में आपको जेल भेजा जा सकता है और 500 युआन की पेनल्टी भी लग सकती है। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ माफी मांगने के लिए, वरना मैं एक्शन लूंगा। वो लेडी डर जाती है
और माफी मांगती है। वैन उस लेडी की फोटो क्लिक करते हुए सोचती है, इन्होंने सच में मेरे लिए ये किया, ये सच में कितने अच्छे हैं। जियांग कहते हैं, ये मेरी वाइफ है, कोई चीज नहीं जिसके बारे में ऐसी बात की जाए। फिर वैन जियांग के भाई वेई के बेटे जोंगचेंग के साथ खेल रही होती है। तभी वेई की वाइफ जिंगशु कहती है, मैंने सुना नीचे क्या हुआ। मैं हैरान हो गई ये देखकर कि चैन ने तुम्हारे लिए ये सब किया, क्योंकि बचपन से ही वो 2 शब्द से ज्यादा नहीं बोलता था। वो कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें बेबी चाहिए तो जल्दी कर लो, क्योंकि उसके बाद तुम दोनों का बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाएगा। तभी वहां सीसी आती है और वैन से कहती है, आप पांडा पकड़ बेचने में मेरी हेल्प करो। वैन उसके साथ चली जाती है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे हो नहीं पाता। तभी जियांग आकर सीसी की हेल्प करते हैं और उस सॉफ्ट टॉय को एनेटाइड करते समय जियांग देखते हैं कि ऐसी ही किसी चीज से वैन ने अपनी रिंग बनाई थी। अब सीसी जियांग को अपने साथ खेलने के लिए ले जाती है और वैन वापस जिंगशु के पास जाती है। जिंगशु फिर से बेबी के बारे में बात करने लगती है, लेकिन वैन कहती है कि अभी उसके और जियांग के बीच कुछ नहीं हुआ है। वो मन में सोचती है कि शायद एक दिन ये नाटक खत्म हो जाएगा और हमारे रास्ते भी अलग हो जाएंगे। जिंगशु कहती है, जल्दबाजी मत करो, मुझे लगता है काश मैं भी तुम्हारी तरह केयरफ्री होती। 3 साल में 2 बच्चे करना आसान नहीं होता। शादी के बाद टाइम आपके पीछे भागने लगता है। वैन कंफ्यूज होकर पूछती है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेड़े भैया आपसे प्यार करते हैं और सीसी और जोजो भी बहुत प्यारे हैं। जिंगशु कहती है, ना जाने कितने लोग इस बात से जलते हैं। अब सीन बदलता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग और वैन अपने घर जा रहे होते हैं। जब जियांग कहते हैं, तुमने गिफ्ट के लिए काफी मेहनत की। वैन कहती है, वो दोनों मेरे भतीजा भतीजी हैं। तभी जियांग उसे स्टोरेज बॉक्स ओपन करने को कहते हैं। वैन उसे ओपन करती है, जिसमें उसे 3 सुंदर से रिंग मिलते हैं। वो पूछती है, आप 3 क्यों ले आए? जियांग कहते हैं, मुझे लगा कहीं तुम खो ना दो। वैन प्रॉमिस करती है कि मैं इसे दोबारा नहीं खोने वाली। वो पूछती है, क्या आपकी पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? जियांग कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड रही होगी? क्या तुम्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा? वैन कहती है, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे आप काफी एक्सपीरियंस्ड लगे इस मामले में। जियांग कहते हैं, क्या तुम बेड टाइम एक्सपीरियंस की बात कर रही हो? वैन कहती है, भूल जाइए कि मैंने आपसे कुछ पूछा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वैन ऑफिस जाती है, जहाँ उसे मिस शेन मिलती है और कहती है, तुम अभी क्यों आ रही हो? मिस्टर फेंग तुम्हें कब से बुला रहे हैं? वैन कहती है, मैंने कल उनका कॉल नहीं उठाया, इसलिए शायद वो गुस्से में होंगे। शेन कहती है, जिस तरह से वो तुम्हें देखते हैं मुझे कुछ अजीब लगता है। अब वैन टैबलेट लेकर मिस्टर फेंग के केबिन में जाती है और पूछती है, क्या हुआ मिस्टर फेंग, किस बात को लेकर आप डिससेटिस्फाइड हैं? फेंग कहता है, फर्स्ट फ्लोर के मार्बल में जो प्रिंट है वो मुझे पसंद नहीं आया। वैन कहती है, आपने जो कलर चूज किया था वो वॉलपेपर से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए आपसे डिस्कस करके ही हमने दूसरा कलर सेलेक्ट किया। फेंग कहता है, उसे जल्दी ओरिजिनल कलर से रिप्लेस करो वरना मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अब वैन उसे टैबलेट में कुछ एविडेंस दिखाते हुए कहती है कि देखिए, ये सबूत है कि आपसे कंफर्मेशन लेकर ही कलर सेलेक्ट किया गया था, इसमें आपके सिग्नेचर भी है। और लॉ कहता है कि अगर जरूरत के हिसाब से किसी भी चीज में कंफर्मेशन के साथ चेंजेस किए गए हों तो आप उसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। क्या आप चाहते हैं मैं इसके लिए आपके खिलाफ कंप्लेंट करूं? फेंग गुस्से में कहता है, तो तुम मेरे साथ ये गेम खेलना चाहती हो? ठीक है, बस देखो मैं क्या करता हूँ। फेंग चला जाता है और वैन कहती है, मिस्टर चेन के साथ रहने का कुछ तो फायदा हुआ। अब हम फिर से वैन और फेंग को देखते हैं। फेंग उससे पूछता है, तुम 1 साल में कितना कमा लेती हो? वैन कहती है, ये आप क्यों पूछ रहे हैं? फेंग उसके पास जाकर कहता है, अगर तुम 1 साल के लिए मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगा। जब भी मैं कॉल करूं तब मेरे पास आ जाना। वैन उसे अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है, मैं मैरिड हूँ। फेंग शॉक हो जाता है, फिर कहता है, इतनी छोटी डायमंड रिंग? लगता है तुम्हारा पति ज्यादा नहीं कमाता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें किसी भी साइज की रिंग दिला सकता हूँ। तभी वहाँ जियांग वैन के लिए लंच लेकर आते हैं और उन्हें देखकर फेंग शॉक हो जाता है। वो कहता है, जियांग चेन, मैंने आपके बारे में काफी सुना है, मैं बस डिजाइनर के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। जियांग उसे अपना आईडी कार्ड दिखाकर कहते हैं, आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग किसी लड़की की इंसल्ट करने पर 5 से 10 दिन के लिए जेल जाना पड़ सकता है। फेंग कहता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी इसकी, हम सब तो फैमिली हैं। जियांग कहते हैं, बीजिंग के बाहरी इलाके के विलास के लिए पेमेंट पाने के लिए तुम कल सुबह 10 बजे तक मुझे एक एप्लीकेशन दोगे, वरना सारा फंड एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया जाएगा और कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया जाएगा और लेट पेमेंट की पेनल्टी भी लगेगी। फेंग डर जाता है और कहता है, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं अभी फाइनल पेमेंट दे देता हूँ। जियांग कहते हैं, वैन यिंग से माफी मांगो और पेमेंट की रसीद मुझे ईमेल कर देना, उसके बाद वैन के 10 मीटर के दायरे में भी मत आना। फेंग वैन से माफी मांगता है और चला जाता है। इधर वैन कहती है, मुझे नहीं लगा था कि लॉयर इतने स्केरी हो सकते हैं। जियांग कहते हैं, स्केरी नहीं हूँ मैंने बस प्रोसीजर फॉलो किया है। वो वैन को लंच देकर चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग वेई के साथ बैठे होते हैं। वेई उन्हें एक फाइल देते हैं और कहते हैं, तुम इसमें साइन कर दो और तुम ऑफिशियली ग्रुप वीआईपी बन जाओगे, और अगर साइन नहीं करोगे तो वैनिंग के लिए आउटसाइडर लॉयर बन के ही काम करते रह जाओगे। जियांग कहते हैं, मैं आउटसाइडर लॉयर बन के भी वैन की मदद कर सकता हूँ। वेई कहते हैं, लेकिन साइन करने पर काम कितना आसान हो जाएगा।
जियांग साइन करने वाले होते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर मैंने साइन किया तो उसे पता चल जाएगा। सीन बदलता है और हम वैन को देखते हैं। उसके पास शेन आती है और कहती है, तुम्हारा लंच बॉक्स भी येलो है। वैन कहती है, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। शेन कहती है, क्या वो सेकंड यंग मास्टर हैं? तुम कभी उनके बारे में बात नहीं करती हो? वैन कहती है, वो लॉयर है और हमेशा बिजी रहते हैं, घर पर भी बहुत कम रहते हैं। शेन कहती है, अच्छा इसलिए पिछले महीने के डिपार्टमेंट डिनर में तुम उन्हें लेकर नहीं आई थी? वैन कहती है, उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। अब शेन पूछती है कि मिस्टर फेंक ने तुमसे क्या कहा था? वैन कहती है, वो चाहते थे मैं मार्बल को ओरिजिनल कलर से रिप्लेस करूं। शेन गुस्सा हो जाती है और कहती है, उसने अपने आप को आईने में देखा भी है, वो खुद को समझता क्या है? काश वो बैंकरप्ट हो जाए। अगले सीन में हम दो लड़ डिचकियों को बात करते देखते हैं कि वेन की डायमंड रिंग कितनी छोटी है। तभी शेन और वेन भी आकर उनकी बातें सुन लेती हैं। वो लड़ डिचकियां कहती हैं कि वो ऐसी रिंग कैसे पहन सकती है, ऊपर से वो इतनी सुंदर और यंग है। उसने ऐसे आदमी से शादी क्यों की जिसके पास पैसे ही नहीं है? उनकी बातें सुनकर वैन उनके पास जाती है और कहती है, लंच टाइम इस तरह की बातें करने के लिए नहीं मिलता है, और जो आदमी इस कंपनी से इन्वॉल्व ही नहीं है उसके बारे में ये सब क्यों बोल रही हो? वो लड़िचकी बोलती है, लगता है इसे ये छोटी डायमंड रिंग पहनकर प्राउड फील हो रहा है। तभी वैन कहती है, मुझे नहीं पता कि डायमंड रिंग का साइज इतना मैटर क्यों करता है, लेकिन मुझे ये पता है कि किसी लड़की की इंसल्ट करने पर 5 से 10 दिन की जेल हो सकती है। मेरे हस्बैंड ने ये रिंग चूज की क्योंकि उन्हें डर था कि भारी रिंग से मुझे तकलीफ होगी। और तुम स्किल की बात कर रही थी ना, तो मैं बता दूं कि वो लॉयर है और किसी को भी चुप कराने में माहिर है। ये कहकर वैन वहां से चली जाती है और कहती है, लॉयर हस्बैंड ने मुझे जो सिखाया है मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं वैन थकी हारी जियांग की कार में बैठती है और कहती है, मैंने आपको परेशान कर दिया, लेकिन इस टाइम पर टैक्सी मिलना मुश्किल है। जियांग कहते हैं, तुम ओवर टाइम कर रही हो? वैन कहती है, उस दिन आपने ही तो फेंक से मामला सेटल किया था, अब आप मुझे ब्लेम मत कीजिए। वैन कार में सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर कार में लटके उस रिंग पर जाती है जो उसने बनाई थी। वो शॉक होकर मन में बोलती है, इन्होंने इस रिंग को की रिंग बना ली। कुछ देर के बाद वो घर पे होते हैं और वैन जियांग के पास जाकर कहती है, मुझे आज पिक करने के लिए थैंक यू। जियांग कहते हैं, जब भी जरूरत हो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। अब वैन पूछती है, आप उस दिन जोंगचेंग कंपनी में क्यों आए थे? क्या आप उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं? मैं समझ गई, आप जरूर इंचार्ज होंगे। ये सबसे पावरफुल ग्रुप है, इसलिए हमें बेस्ट लॉयर की जरूरत होगी। जियांग कहते हैं, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं जोंगचेंग का मेंबर हूँ तो क्या तुम्हें परेशानी होगी? वैन कहती है, बिल्कुल नहीं। अब नेक्स्ट डे जब वैन ऑफिस में होती है तो शेन उसके पास आती है और कहती है, यंग मास्टर जियांग ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। फेमस लॉयर जियांग इस ग्रुप के सेकंड यंग मास्टर निकले। ये जानकर वैन के होश उड़े डियाच जाते हैं। अब वैन घर जाती है और देखती है कि जियांग अपने काम में बिजी थे। वो सोचती है, ये देश के सबसे बड़े लॉ फर्म के ओनर हैं। वो डरी डरी सी उनके पास बैठती है और कहती है, आपने मुझसे क्या क्या छुपाया है, जल्दी बताइए। जियांग उसे एक फाइल देते हैं और कहते हैं, ये मेरी पूरी प्रॉपर्टी की लिस्ट है जिसमें मेरे सारे एस्टेट स्टॉक्स हैं, तुम देख सकती हो। वैन देखती है कि उनके पास जोंगचेंग ग्रुप के 40% शेयर्स थे। वो कहती है, इसका मतलब मैं इतने सालों से अपने हस्बैंड के लिए काम कर रही थी। जियांग कहते हैं, वेई के पास 60% शेयर्स है, तो तुम उनके लिए काम करती हो ना? जियांग उसे अब दूसरी फाइल देते हैं और कहते हैं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मैं तुम्हें 50 मिलियन, इसके साथ 2 विला और जोंगचेंग ग्रुप के 5% शेयर्स दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें हर महीने 1 मिलियन दूंगा खर्चे के लिए। वैन शॉक हो जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो कहती है, मेरी सैलरी सिर्फ 20,000 थी, क्या सच में ये आपका फैमिली बिजनेस है? जियांग उसे एक ब्लैंक पेपर देकर कहते हैं, तुम इसमें जो चाहे वो लिख सकती हो। मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन मेरी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी डिसरेस्पेक्ट हो रही है या तुम डाइवोर्स चाहती हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा। प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट्स स्टडी रूम के ड्रॉर में है, तुम जब चाहे उन्हें देख सकती हो। वैन कहती है, ठीक है, तो मैं पहले अपने राइट्स का यूज करना चाहूंगी। जियांग पूछते हैं, तो बोलो तुम क्या एडजस्टमेंट करना चाहती हो? वैन कहती है, मुझे लिविंग एक्सपेंसेस के लिए सिर्फ 100 चाहिए। मैं ये 100 इसलिए एक्स्ट्रा मांग रही हूँ क्योंकि मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। इसके अलावा मेरे पास खर्च के लिए बहुत पैसे होंगे। मुझे डर है कि आप बैंकरप्ट ना हो जाएं। जियांग कहते हैं, मैं सब संभाल लूंगा। जियांग उसे कंफर्मेशन के लिए स्टैंप लगाने के लिए कहते हैं। वैन कहती है, हम मैरिड है तो आप मुझसे आज के बाद कुछ नहीं छुपाएंगे। जियांग मान जाते हैं। अब वैन कहती है, मैं काफी टाइम से अपनी दादी से नहीं मिली हूँ, 2 दिन में उनका बर्थडे है, तो आप मेरे साथ आना मत भूलना। जियांग हाँ कहते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वैन और शेन जियांग के ऑफिस में जाते हैं और शेन कहती है, मैं तुम्हें कल बताना भूल गई कि अगर तुम जियांग चेन से टकरा गई तो समझो तुम्हारी खैर नहीं। वैन पूछती है, क्या जियांग ने खुद ये लॉ फर्म स्टार्ट किया है? शेन कहती है, नहीं, इसे चेन वेई ने शुरू किया है। वैन पूछती है, तुम्हें इस बारे में इतना कैसे पता? शेन कहती है, जियांग चेन तो हर लड़की का सपना है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं कभी उनसे मिल पाऊंगी। वैन प्रे करती है कि काश वो उनसे ना मिले। दोनों ऑफिस को देख रहे होते हैं कि तभी एक मू शिंग नाम का आदमी उनके पास आता है और कहता है, मिस्टर चेन ने मुझे आप दोनों को पिक करने के लिए भेजा है। शेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वैन कहती है, क्या तुम बिहेव करोगी? हम यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं। शेन कहती है,
बिजनेस से ज्यादा इस मौके का फायदा उठाना जरूरी है। तुम्हें पता है मिस्टर चेन इस प्रोफेशन में कितना नाम कमा चुके हैं। उन्हें उनकी फैमिली ने सिर्फ 10 मिलियन दिए थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और मैंने सुना है कि उनकी फैमिली ने उन्हें किसी बूढ़ी औरत से शादी करने के लिए भी फोर्स किया है। वेन ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है, क्या मैं बूढ़ी हूँ? तभी मुशिंग उन दोनों को साथ आने के लिए कहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काम खत्म होने के बाद वेन मुशिंग को थैंक यू बोलती है। मुशिंग कहते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसकी रिपोर्ट भी मिस्टर चेन को देनी है। शेन शॉक होकर कहती है, क्या वो पर्सनली इस मैटर को देखेंगे? मुशिंग कहते हैं, मैं भी शॉक हूँ ये जानकर, लेकिन ये झोंगचेंग प्रोजेक्ट है, इसलिए शायद वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। उसी वक्त जियांग की यहाँ एंट्री होती है और शेन उनकी फोटो क्लिक करने वाली होती है, लेकिन वेन शेन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। सीन बदलता है और अब हम देखते हैं वेन वॉशरूम में स्किन केयर कर रही होती है कि तभी जियांग वहाँ आते हैं। वेन नर्वस होकर कहती है, मैं कल आपको बताना भूल गई थी, मुझे लगता है कि हमें साथ में पब्लिक के सामने नहीं आना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया हमारे बारे में तो उन्हें लगेगा मैं कनेक्शन के थ्रू आगे बढ़ रही हूँ। जियांग उसके शोल्डर को टच करने लगते हैं। वेन कहती है, अगर आपको फ्यूचर में कोई पसंद आ गई तो। वेन नर्वस होकर वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन जियांग उसे पकड़ डीएच लेते हैं और उसे किस करने लगते हैं। अगले दिन वेन सोकर उठती है और देखती है उसके गले में निशान थे। वो कहती है, आजकल जियांग चेन कुछ अजीब हरकत करने लगे हैं, उनकी डिमांड बढ़ाती जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर करने के लिए वेन बिना ब्रेकफास्ट किए चली जाती है। जियांग सोचते हैं, क्या मैंने उसे गुस्सा दिला दिया है? क्या मुझे उसे मनाना चाहिए? फिर हम ऑफिस में देखते हैं शेन वेन को ब्रेकफास्ट के लिए पूछने आती है। फिर कहती है कि तुम तो घर में ही अपने हस्बैंड का बनाया हुआ खाना खाती हो ना? वेन कहती है, वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, हम साथ चल सकते हैं। वेन उसके साथ खाने के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वेन जियांग को 2 दिनों तक इग्नोर करती है और उनके साथ खाना भी नहीं खाती। तो जियांग रूम में बैठे होते हैं जब वेन उनके पास आकर बैठ जाती है और जियांग उससे दूर होकर बैठ जाते हैं। वो पूछते हैं, क्या मैंने तुम्हें उस रात अनकंफर्टेबल कर दिया? वेन सोचती है, लगता है मैंने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। वो कहती है, नहीं, मुझे बस शर्म आ रही थी। वो उनका मूड ठीक करने के लिए कहती है, मैंने सुना है आपने दादी के लिए चेयर ऑर्डर किया था, उन्हें वो बहुत पसंद आया है। जियांग कहते हैं, ये बस मैंने उनके लिए किया। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि वेन और जियांग वेन की दादी से मिलने जाते हैं। वेन अपनी दादी को हक कर लेती है और उन्हें बर्थडे विश करती है। जियांग भी उनके पास बैठ जाते हैं। वेन की दादी कहती है, मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, पता नहीं मैं कब तक जी पाऊंगी, लेकिन तुम दोनों को खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। वेन कहती है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप 100 साल तक जाएंगी। दादी कहती है, मैं इतना नहीं जीना चाहती। अब वो जियांग का हाथ पकड़ती है और कहती है, वेन बहुत सेंसिबल नजर आती है, लेकिन असल में ये बहुत जिद्दी है, तो अब से तुम्हें इसके सारे नखरे झेलने पड़ेंगे। जियांग कहते हैं, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। अब दादी दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देती है और पूछती हैं, तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है, क्या कोई अच्छी खबर है? तो वेन की माँ कहती हैं, इन दोनों की शादी हुई है तो इन्हें ही बच्चे के बारे में सोचने दीजिए। जियांग कहते हैं, दादी अभी भी हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बच्चे के लिए अभी हम वेट कर सकते हैं। तभी वेन अपनी माँ के साथ किचन में चली जाती है। फिर वेन के डैड जियांग से कहते हैं, वेन की मॉम बहुत अच्छी कुक है, आज रात हम साथ में ड्रिंक करेंगे। जियांग मान जाते हैं। इसके बाद किचन में वेन और उसकी माँ दोनों बातें करने लगते हैं। वेन की माँ पूछती है, क्या जियांग घर पे भी ऐसे ही बर्ताव करता है? उसने अपने एक्सप्रेशन कितने स्टेडी रखे हुए हैं। वेन कहती है, आप ही मुझे फोर्स करते थे कि एक ऐसा बॉयफ्रेंड ढूंढना जिसके इमोशन स्टेबल हो। अगर मैं आपसे कांटेक्ट करती तो आप खुश नहीं होते। उसकी माँ कहती है, तुमने कहा था कि जियांग की फैमिली अमीर है, वो तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं? कहीं वो तुम्हें बुली तो नहीं करते? वेन कहती है, माँ आप बहुत ज्यादा टीवी ड्रामा देखने लगे हो, वहाँ सब बहुत अच्छे हैं। अब सीन चेंज होता है। फिर हम देखते हैं कि वेन और उसकी माँ सबके लिए खाना लेकर आते हैं और सब साथ मिलकर दादी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में वेन ब्रेकफास्ट कर रही होती है जब सर्वेंट आकर उससे कहती है कि मिस्टर चैन के 2 ब्लू सूट हैं, उन्होंने मुझे उन्हें ड्राई क्लीन के लिए भेजने को कहा है, क्या वो आपके रूम में है? वेन कहती है, मैं किसी काम से उसी एरिया में जा रही हूँ, मैं दे आऊंगी। अब वो रूम में जाती है और उन दोनों सूट्स को पैक कर रही होती है कि तभी उनके सूट से एक लिपस्टिक गिरती है और वेन उसे देखकर कहती है, ये मेरी तो नहीं है, क्या ये गिफ्ट है मेरे लिए? वेन उसे चेक करती है, वो लिपस्टिक यूज्ड होती है। वो सोचती है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो भी हमें लॉयल तो होना चाहिए ना। नेक्स्ट सीन में वान वान और वेन कैफे में बैठे हुए होते हैं और वेन का मूड खराब होता है। वो वान वान से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे जियांग से हेल्प लेनी चाहिए? वान वान कहती है, जरूर, तुम दोनों कपल्स हो। वेन मन में सोचती है, कुछ लोग कहते हैं कि जब तक प्यार नहीं है आपस में बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है। वो वान वान से कहती है, तुम्हें पता है हमने बिना फीलिंग्स के एक दूसरे से शादी की है, लेकिन कम से कम बॉडी तो लॉयल होनी चाहिए ना। वान वान कहती है, तुम आज अजीब हरकत कर रही हो। वैन उसे लिपस्टिक के बारे में बताती है। वान वान पूछती है, क्या ये तुम्हारी नहीं है? वैन कहती है, मेरी लिपस्टिक उनके पास कैसे जाएगी? वान वान कहती है, अगर वो बाहर किसी को पसंद करते हैं तो वो तुम्हें टच क्यों करेंगे? वैन को कुछ समझ नहीं आता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मौसम खराब होता है और वैन घर जाती है। फेंकली उसे खाना खाने के लिए कहती है और जियांग भी वहीं बैठे होते हैं।
वैन अपने हील्स निकालती है और जियांग देखते हैं कि वो भीगी हुई थी। वो फौरन टॉवल से उसके पैरों को पोंछते हैं और पूछते हैं, तुम भीग कैसे गई? वैन कहती है, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर गई थी। जियांग उसे आगे से ऐसे मौसम में कंस्ट्रक्शन साइट में जाने से मना करते हैं। इसके बाद अगले सीन में वैन जियांग के पास जाती है जब वो काम में बिजी होते हैं और उन्हें लिपस्टिक दिखाकर कहती है, ये आपके पॉकेट में मुझे मिली, ये मेरी नहीं है। आपने कहा था कि हम एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन मैं अब उस शर्त को चेंज करना चाहती हूँ। मैं लॉयल्टी के साथ रहना चाहती हूँ। जियांग कहते हैं, और अगर मैं मना कर दूं तो? वैन कहती है, तो मैं आर्टिकल 533 के अकॉर्डिंग डाइवोर्स फाइल करूंगी। मैंने शादी से पहले कुछ चीजें क्लियर नहीं की, लेकिन मैं शादी में ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जियांग कहते हैं, मुझे डर है कि तुम मेरे एक्सप्लेनेशन को बहाना समझ लोगी। वैन कहती है, आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए 24 घंटे का समय है। अगर इस टाइम पर आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो आपको प्रूफ देना होगा। आप दूसरी लड़की को पसंद कर सकते हैं, लेकिन हमारी शादी खत्म होने के बाद अगर आप किसी और को टच करके मुझे टच करेंगे तो मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगी। जियांग कहते हैं, मैं किसी को पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें जल्दी ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। अब अगले सीन में हम जियांग को ऑफिस में देखते हैं, जो लास्ट वीक का सीसीटीवी फुटेज मंगवाते हैं। इसके बाद वो अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और फिर वहाँ एक LDDDH की आती है। जियांग उसे वो लिपस्टिक दिखाते हैं और पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी है? ये कब किया तुमने? वो लड़की मुस्कुराती है और कहती है, जब लास्ट मंडे को मीटिंग थी, आप अपना कोर्ट मीटिंग रूम में भूल गए थे, तब मैंने ये उसमें डाल दी। जियांग पूछते हैं, ऐसा क्यों किया? वो लड़की कहती है, जब मैं 2 साल पहले यहाँ आई थी तब से मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। जियांग कहते हैं, मैं मैरिड हूँ। वो लड़की कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आप दोनों के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। जियांग उसे खुद से दूर करते हैं और कहते हैं, अब से तुम इस फर्म में काम नहीं करोगी। वो लड़की तुरंत अपनी बात से पलटकर कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जियांग उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें वो ही कोर्ट में लिपस्टिक डाल रही थी और फिर उसे फर्म से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में वह खाने के लिए वैन का इंतजार कर रहे होते हैं। वैन आती है और उनके साथ खाने के लिए बैठ जाती है। तभी वह उसे फोन की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और वैन को एहसास होता है कि उसने जियांग को गलत समझ लिया था। जियांग पूछते हैं, क्या अब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वैन कहती है, बिल्कुल है। जियांग कहते हैं, अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं अब से फर्म में किसी फीमेल लॉयर को हायर नहीं करूंगा। वैन साफ मना करते हुए कहती है, मैं ऐसा नहीं चाहती। लड़कियों को वैसे भी मुश्किल से जॉब मिलती है। मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं चाहती। जियांग उसे एक लिपस्टिक गिफ्ट करते हैं और कहते हैं, मैंने पहली बार खरीदा है इससे, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। वैन शॉक हो जाती है, लेकिन उसे वो शेड पसंद आता है। अब अगले सीन में वैन शेन को लेकर डॉक्टर के केबिन से निकलती है। शेन के पेट में दर्द हो रहा होता है। वहीं हॉस्पिटल में वैन जिंगशू को देखती है और जिंगशू भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। जिंग के साथ सीसी भी होती है, जो वैन से मिलकर खुश हो जाती है। वैन जिंग से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जिंग उसे अपनी रिपोर्ट दिखाती है और कहती है, मैंने फिर से लॉटरी जीत ली। असल में वह 4 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है। वैन पूछती है, क्या आपकी बॉडी ये हैंडल कर पाएगी? जिंग कहती है, मैंने सोचा था कि मैं 6 महीने बाद बेबी के लिए दोबारा ट्राई करूंगी, लेकिन ये एक्सीडेंटली हो गया। ऊपर से प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पहले से और ज्यादा वर्स हो गए हैं। मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ। वह पूछती है, मैं कुछ दिनों से अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, क्या तुम कुछ दिनों के लिए सीसी का ध्यान रख सकती हो? वैन कहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैन सीसी को अपने साथ चलने के लिए कहती है और सीसी मान जाती है। जिंग कहती है, सीसी तुम्हें बहुत पसंद करती है, वरना ये किसी की बात नहीं मानती। वैन कहती है, आपको कुछ दिन अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वैन सीसी को अपने साथ घर ले आती है। सीसी जियांग से पूछती है कि अंकल, क्या आप मेरे साथ ड्रा करेंगे? जियांग उसके साथ ड्राइंग करने के लिए चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जियांग फोन में बिजी होते हैं। सीसी ड्राइंग कर रही होती है और वैन उसे देख रही होती है। ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद सीसी अपनी ड्राइंग जियांग को दिखाती है। जियांग उस ड्राइंग को कंफ्यूज होकर देखते हैं, लेकिन वैन कहती है, तुमने अपनी और अपने मॉम डैड की बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। सीसी थोड़ी सैड होकर बोलती है, ये मॉम डैड नहीं है, ये आप और अंकल हो। डैड हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, कभी भी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। उसके लिए जियांग और वैन को बहुत बुरा लगता है। जियांग कहते हैं, बहुत देर हो गई है, तुम्हें सोना चाहिए। अब वैन जियांग और सीसी रूम में होते हैं और वैन उसे कहती है, फेस साफ करने के बाद मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी। उन दोनों को साथ देखकर जियांग मन में सोचते हैं, शायद इसे बच्चे सच में बहुत पसंद हैं। अब थोड़ी देर में सीसी सो जाती है और फिर दोनों बाहर लिविंग रूम में बैठते हैं। वैन जियांग से पूछती है, पेट भैया इतने बिजी क्यों रहते हैं? जियांग कहते हैं, चिंता मत करो, मैं जितना भी बिजी हो जाऊं, मैं हमेशा तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगा। तभी वहाँ वही आ जाते हैं और कहते हैं, मैं सीसी को ले जाने आया हूँ, उसने 2 दिन से तुम दोनों को बहुत परेशान किया होगा। वैन कहती है, वह बिल्कुल परेशान नहीं करती। जियांग वैन से कहते हैं, तुम जाओ सीसी को कंपनी दो, मुझे वही से कुछ बात करनी है। वैन वहाँ से चली जाती है और जियांग वही से पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? वही कहते हैं, एक डिनर पार्टी है। क्यों, क्या हुआ? जियांग कहते हैं,
जिंगशू प्रेग्नेंट है। तुम उनके साथ हॉस्पिटल नहीं गए लेकिन वान वान के साथ घूम रहे हो। तुमने क्या जिंगशू को बच्चे पैदा करने की मशीन समझ रखा है? वही कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? जिंगशू को भी बच्चे पसंद है, मैंने उसे फोर्स नहीं किया। जियांग कहते हैं, तो तुम्हें एक अच्छा फादर बनना चाहिए। सीसी ने कहा कि तुम उसके साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं करते। तुम्हारा वान वान के साथ क्या चल रहा है? वही कहते हैं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे भी तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम एक इंसान के साथ लॉयल हो। तुम भी मुझसे कोई बेटर नहीं हो। जियांग कहते हैं, मेरी शादी बहुत जल्दी और बिना किसी प्रिपरेशन के हुई थी। हम अपनी फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ये हमने पहले ही एक दूसरे को कह दिया था। लेकिन तुम्हारी और जिंग की तो लव मैरिज हुई है ना, लेकिन तुम उन्हें चीट कर रहे हो। वे कहते हैं, मैंने डाइवोर्स के बारे में कभी नहीं सोचा। मेरे और वान वान के बीच ज्यादा कुछ नहीं है। मैं उसके लिए सीरियस नहीं हूँ, बस टाइम पास कर रहा था। जियांग कहते हैं, तुम्हारे अंदर उस औरत के ही गुण आए हैं। वही कहते हैं, वह तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है। जियांग कहते हैं, मुझे याद नहीं कि मेरी कोई माँ भी है। वह कहते हैं, सीसी सो गई है, मैं उसे कल घर ड्रॉप कर दूंगा। तुम्हारी कार गंदी है, मैं नहीं चाहता कि वह उस गंदगी को स्मेल करे। ये कहकर जियांग कमरे में चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग वैन से कहते हैं, मैंने वेई से कहा है कि वह अब इतना बिजी ना रहे और सबके साथ टाइम स्पेंड करे। वैन उनसे कहती है, हाँ देखिए ये कितनी क्यूट है, मैं तो इसके साथ टाइम बिताए बिना रह ही नहीं सकती। तभी जियांग अचानक से कहते हैं कि चलो हम भी एक बेबी प्लान कर लेते हैं। वैन शॉक हो जाती है। जियांग मन में बोलते हैं, ये मैं क्या कह रहा हूँ? वैन कहती है, आपने कहा था ना आप मुझसे जबरदस्ती नहीं करेंगे। जियांग कहते हैं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैंने देखा कि तुम्हें बच्चे काफी पसंद है, इसलिए मैंने कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि फादर कैसे बनते हैं, इसलिए मैं बस तुम्हारे डिसीजन का वेट कर रहा हूँ। वैन पूछती है, अगर मुझे सारी जिंदगी बच्चे नहीं चाहिए होंगे तो? जियांग कहते हैं, तो कोई बात नहीं, हम बच्चे नहीं करेंगे, ये तुम ही डिसाइड करोगी। चाहो तो ये रिकॉर्ड भी कर सकती हो। वैन कहती है, उसकी जरूरत नहीं है। तभी जियांग को उनके दोस्त का कॉल आता है जो उन्हें ड्रिंक के लिए बुलाते हैं, लेकिन जियांग मना कर देते हैं। इधर शेन किसी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर के लिए वहां आती है और देखती है कि वेन ने कितनी कॉफी पी रखी थी। वह उसे टीज करती है कि इतनी कॉफी ब्रदर इन लॉ के साथ ओवर टाइम करने के लिए पी रही हो, और फिर वहां से भाग जाती है। अब इसके बाद वैन को पता चलता है कि वान वान बार में है और उसका दिल टूट गया है। वैन जल्दी उसके पास जाती है और देखती है वह नशे में थी और रो रही थी। वैन कहती है, तुम्हें अपनी गलती से सीखना चाहिए, तुम उस घटिया इंसान को डिजर्व नहीं करती। वान वान कहती है, मैं जानती हूँ लेकिन हमेशा मुझे लड़कों से धोखा मिलता है। वैन उसे और ड्रिंक करने से मना करती है, लेकिन वान वान नहीं मानती। तभी वहाँ पर दो आदमी आकर उन्हें छेड़ने लगते हैं। वान वान पूछती है, तुम दोनों कौन हो? वो आदमी कहते हैं, हम तो यहाँ दोस्त बनाने आए हैं। वान वान उन्हें जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो दोनों उनके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वान वान पास रखी ड्रिंक की बोतल एक आदमी के सिर पर मार देती है। फिर दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो उसी बार में अपने दोस्त से मिलने आते हैं। जियांग कहते हैं, तो तुम फाइनली चाइना से वापस आ गए। उनका दोस्त उन्हें ड्रिंक करने को कहता है, लेकिन जियांग कहते हैं, मुझे ड्राइव करके वापस भी जाना है। तभी वह सामने वैन और वान वान को देख लेते हैं। इधर उस आदमी के सिर से खून बहने लगता है। तभी जियांग और उनका दोस्त फौरन उनके पास जाते हैं। जियांग का दोस्त उन आदमियों को मारता है और जियांग अपने कोट से वैन को कवर करते हैं। फिर उन आदमियों को अपनी आईडी दिखाकर कहते हैं, आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग तुम लोगों पर TODFOD करने का इल्जाम लगेगा। फिर पुलिस को जो कहना है कहते रहना। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। जियांग अब अपने दोस्त को कहते हैं, वान वान को घर छोड़ने के लिए वहीं जियांग वैन को घर ले आते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वैन सोकर उठती है और देखती है कि 9 बज चुके थे और अभी तक जियांग भी सोकर नहीं उठे थे। तो वैन उनके लिए नाश्ता बनाती है। इतने में जियांग उठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। वैन उनसे कहती है, मेरी कुकिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सैंडविच काफी अच्छा बनाती हूँ। जियांग सैंडविच टेस्ट करते हैं जो उन्हें काफी पसंद आता है। वह सोचते हैं, क्या वैन ये सब माफी मांगने के लिए कर रही है? वैन कहती है, रात को हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू। मैं जानती हूँ मैंने कल आपके दोस्त और आपकी मीटिंग खराब कर दी, लेकिन वान वान मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाते हैं और वैन डर जाती है। फिर वह कहती है, आप आराम से खाइए, मुझे काम पर जल्दी जाना है। ये कहकर वह भाग जाती है। फिर जियांग ऑफिस में बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि क्या वैन मुझे कंजूस आदमी समझती है? क्या मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता हूँ? ये मुझे क्या हो रहा है? काश वह मुझे समझ सकती। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैन अपने बिजनेस ट्रिप के लिए रेडी हो रही होती है, लेकिन वह इस बारे में जियांग को नहीं बताती। वह कहती है, जियांग अब भी गुस्से में होंगे, मैं उन्हें बाद में बता दूंगी। इन आदमियों के मन को समझना कितना मुश्किल है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जियांग घर आते हैं और फेंकली से पूछते हैं, क्या वैन अभी तक घर नहीं आई? फेंकली उन्हें बताती है कि वह बिजनेस ट्रिप पर गई है। कुछ दिन निकल जाते हैं और फिर एक रात जियांग अकेले खड़े हुए याद करते हैं कि फेंकली ने उन्हें बताया था कि 29 अगस्त को वैन का बर्थडे था। वह सोचते हैं, लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। अगले दिन वह ऑफिस में बोर होते बैठे हुए होते हैं। फिर वैन को कॉल करते हैं, लेकिन तुरंत कॉल कट कर देते हैं। इसके बाद वह फोन पर देखते हैं कि
कि वेन ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें वह किसी के साथ ड्रिंक कर रही थी और उनमें से एक हाथ किसी लड़के का था। उसे देखकर जियांग रेस्टलेस हो जाते हैं। अब अगले सीन में जियांग अपने दोस्त के साथ बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। उनका दोस्त कहता है, तुम अच्छे मूड में नहीं लग रहे, तुमने आज मुझे क्यों बुलाया? जियांग कहते हैं, वेन बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है। उनका दोस्त कहता है, फिर तो तुम अकेला फील कर रहे होगे। जियांग कहते हैं, मैं बस तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता था, क्या इसमें कोई बुराई है? उनका दोस्त कहता है, तुम कुछ अजीब लग रहे हो, कहीं तुम्हें वेन से प्यार तो नहीं हो गया? जियांग कहते हैं, मुझे बस फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है उसकी तरफ। उनका दोस्त कहता है, तुम डिप्रेस्ड लग रहे हो लेकिन फिर भी मना कर रहे हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए किसी को अरेंज कर सकता हूँ ताकि तुम बोर ना हो। लेकिन जियांग वहां से चले जाते हैं। अब वह घर पहुंचते हैं और फेंकली बताती है कि वेन वापस आ गई है। जियांग फौरन कमरे में जाते हैं और कहते हैं, तो तुम आ गई? वेन नर्वस होकर कहती है, मैं उस दिन जल्दबाजी में चली गई थी इसलिए आपको बता नहीं पाई। जियांग उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं जिसको देखकर वेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह पूछती है, आपको कैसे पता कि मेरा बर्थडे था? वह गिफ्ट देखती है। जियांग ने उसे एक बैग दिया था। वह कहती है, ये बहुत एक्सपेंसिव बैग है। जियांग पूछते हैं, तुम लड़कियों को तो ये बैग बहुत अच्छे लगते हैं ना? वेन कहती है, मुझे ये बहुत पसंद आया, मैं इसे देखकर ही खुश हो जा रही हूँ। जियांग पूछते हैं, क्या मैं एक और खरीद दूं? वेन कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। जियांग कहते हैं, मुझे अच्छा लगा कि ये तुम्हें पसंद आया। अब वेन उन्हें थैंक यू कहती है लेकिन जियांग कहते हैं, तुम पहले ही थैंक यू बोल चुकी हो। वेन पूछती है, आपका बर्थडे कब है? जियांग बताने से मना कर देते हैं। वह पूछती है, क्या आप अब भी गुस्सा हैं? जियांग कहते हैं, मैं कभी गुस्सा था ही नहीं, तुम हमेशा मुझे थैंक यू कहती हो। जियांग उसके करीब जाकर बोलते हैं, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं तुम्हारा पति हूँ, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तुम मुझे कह सकती हो। वेन नर्वस होकर हाँ कहती है। अब जियांग पूछते हैं, क्या तुम मेल कलीग के साथ ट्रिप पर गई थी? वेन कहती है, हाँ मैं मिस्टर जांग के साथ गई थी, वह काफी हैंडसम है। ये सुनकर जियांग जेलस हो जाते हैं और उसके बहुत पास जाकर बोलते हैं, हाँ वह बहुत हैंडसम है, उसका सबूत तो तुम्हारी फोटोज में दिख ही रहा था। वेन कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको चीट नहीं करूंगी। ये सुनकर जियांग उसे किस करने वाले होते हैं लेकिन तभी उसे उसकी माँ का कॉल आ जाता है। वेन की माँ कहती है, क्या तुम कल अपने ऑफिस के बाद यहाँ आ सकती हो? तुम्हारी आंटी और कजिन तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन तुम जियांग को साथ लेकर मत आना। वेन मान जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वेन सो रही होती है तो जियांग उसे टच करने लगते हैं और सडनली किस करना शुरू कर देते हैं। वेन कहती है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वह कहती है, आप मेरे नेक को किस मत किया कीजिए ऑफिस में, मैं एम्बरेस हो जाती हूँ। जियांग कहते हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट बात थी? वेन हाँ कहती है और जियांग वापस अपना रोमांस चालू कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेन अपने मॉम डैड के घर जाती है जहाँ वह अपनी आंटी और कजिन रनरन से मिलती है। उसकी आंटी कहती है, वेन कितनी सुंदर हो गई है, इसने कैसे इतने बड़े घर में शादी कर ली? वह पूछती है, चेन तुम्हारे साथ नहीं आया? वेन कहती है, वह काम में बिजी है। आंटी कहती है, मैं जानती थी कि रनरन अपने ब्रदर इन लॉ से काफी कुछ सीख सकती है। वह वेन से कहती है कि रनरन ने लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया है लेकिन इसे कहीं अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, क्या तुम चेन से इस बारे में बात कर सकती हो? वेन पूछती है, क्या रनरन ने बार एग्जाम क्लियर कर लिया है? रनरन कहती है, उसका रिजल्ट आया नहीं है लेकिन अगले साल मैं पक्का एग्जाम क्लियर कर लूंगी। आंटी पूछती है, इसे किसके लीगल असिस्टेंट की पोस्ट से शुरुआत करनी चाहिए? जियांग चेन के बारे में क्या ख्याल है? ये उनके साथ बड़े बड़े केस में काम कर सकती है। वेन सोचती है, जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को इतना मानते हैं वो मुझे क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे? रनरन कहती है, जब मेरी कजिन के हस्बैंड इतने बेड लॉयर है तो छोटे मोटे केस कौन लेगा? वेन कहती है, तुम्हें छोटे लॉ फर्म में पहले काम करना चाहिए ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस मिले, अगर इतने बेड फर्म में डायरेक्ट जाओगी तो तुम पर बहुत प्रेशर पड़ेगा। रनरन कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आंटी वेन के डैड को कहती है, तुम ही इसे कुछ कहो, कोई बेवकूफी होगा जो कनेक्शन का फायदा नहीं उठाएगा। वेन कहती है, आप डैड के लिए चीजें डिफिकल्ट मत बनाइए, अगर रनरन के पास सर्टिफिकेट है तो मैं ट्राई कर सकती हूँ लेकिन उसने तो एग्जाम ही क्लियर नहीं किया है। आंटी गुस्सा हो जाती है और कहती है, जब तुमने जोंगचेंग ग्रुप ज्वाइन किया था तब भी तुम अपने डैड के कनेक्शन के जरिए वहाँ पहुंची थी ना, तुम बस रनरन की मदद ही नहीं करना चाहती। वेन के डैड कहते हैं, लाओ, जियांग और मैं क्लासमेट्स थे और वेन का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी मेहनत से वहाँ पहुंची है। रनरन कहती है, अगर मेरी कजिन मेरी हेल्प ही नहीं करना चाहती तो जाने दो, आखिरकार वो एक अमीर घर की बहू बन गई है, कुछ दिनों में तो वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर देगी। ये कहकर वो दोनों माँ बेटी वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाते हुए रनरन कहती है, उन्होंने तो डायरेक्टली मना कर दिया, इससे पता चलता है कि जियांग वेन को पसंद करते ही नहीं है। आंटी कहती है, इसलिए तो वो यहाँ अकेली आई। रनरन बोलती है, शादी को 1 साल हो गया है और एक भी बच्चा नहीं है, मुझे लगता है जियांग ने अपनी फैमिली के लिए ही उससे शादी की है, जरूर बाहर उनका अफेयर चल रहा होगा।
अब मुझे खुद कोई रिच आदमी ढूंढना होगा। आंटी कहती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी रिच आदमी ऐसी लड़की को नहीं चाहेगा जिसके पास कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन ना हो। रनरन कहती है, तो फिर आपको मुझे सोशलाइट क्लास के लिए पैसे देने होंगे। दूसरी तरफ वैन अब भी रनरन के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही किया। वैन कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। उन्होंने मुझे ऐसे फील करवा दिया जैसे मैं अनप्रोचरेबल हूँ। उसकी माँ कहती है, तुमने ठीक किया, उसे बस ड्रेसअप करना आता है और कुछ नहीं। अगर वो चेन के साथ काम करेगी तो चेन को बहुत परेशानी होगी। वैन कहती है, आप दोनों ठीक कह रहे हैं। तभी उसे जियांग का मैसेज आता है और वो कहते हैं कि मैं रात को घर आऊंगा। सीन फिर बदलता है और हम देखते हैं कि वैन जियांग का इंतजार कर रही होती है। फिर जियांग आते हैं और उन्हें अचानक देखकर वैन हैरान हो जाती है। वो चुपचाप अपने पेट को पकड़ डीएच कर बैठ जाती है। जियांग कहते हैं, तुमने कुछ खाया नहीं? फेंकली केक लेकर आई थी, क्या तुम खाना चाहोगी? वैन तुरंत एक्साइटेड हो जाती है और जियांग के साथ किचन में जाती है। जियांग उसे केक देते हैं और याद करते हैं कि ये केक वो खुद लेकर आए थे उसके लिए। अब वैन जाती है और उनके लिए एक गिफ्ट लेकर आती है। जियांग देखते हैं कि उसमें टाई थी। वैन कहती है, आज मैं शॉपिंग पे गई थी तो मैं आपके लिए ये लेकर आई। मुझे समझ नहीं आया तो मैंने रैंडमली पिक कर लिया। जियांग कहते हैं, तुम सच में ये मेरे लिए लाई हो? वैन कहती है, आपने कहा था कि थैंक यू मत कहना, लेकिन मुझे लगता है एग्रीमेंट में इसे ऐड करना जरूरी है। जियांग उसे अपनी बाहों में पकड़ डीडीएच लेते हैं और उसे किस करके कहते हैं, क्या ये एक्सपेंसिव है? वैन कहती है, नहीं, ये एक्सपेंसिव नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। जियांग कहते हैं, मुझे कल सुबह इसके बारे में मेल कर देना। अब अगले दिन वैन सोकर उठती है तो वो देखती है कि जियांग ऑफिस के लिए रेडी हो रहे होते हैं। वैन उनके पास जाती है और जियांग उसे टाई बांधने में हेल्प करने के लिए कहते हैं। वैन नर्वस होकर उनकी हेल्प करती है और पूछती है, क्या मुझे रोज ये बांधनी होगी? जियांग कहते हैं, एक बार सीखने के बाद तुम आराम से ये कर लोगी। अब इसी बीच वैन को शेन का कॉल आता है और वो बताती है कि मिस्टर जांग ने एक प्रोजेक्ट के लिए सेलिब्रेशन पार्टी रखी है। तुम अच्छे से रेडी होकर आना और हो सके तो अपने हस्बैंड को भी ले आना, ताकि सबका मुंह बंद हो जाए। वेन कहती है, इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो ऑफिस जाते हैं और उनका असिस्टेंट कहता है कि क्या आपका दोपहर के बाद कोई प्लान है? जियांग अपनी टाई को लूज करते हुए बैठते हैं और असिस्टेंट पूछता है, क्या ये टाई आपने खुद खरीदी? जियांग कहते हैं, ये मेरी वाइफ ने खरीदी है। असिस्टेंट कहता है, उनका टेस्ट काफी अच्छा है। जियांग कहते हैं, मेरे पास एक और है, वो भी अच्छी है। असिस्टेंट मन में बोलता है, इसमें शो ऑफ करने वाली क्या बात है? जियांग कहते हैं, तुम्हें जलन हो रही है तो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो तुम्हारे लिए टाई खरीदने को। असिस्टेंट कहता है, ऐसा नहीं है, क्या आपकी सारी टाई आपकी वाइफ ही खरीदती है? जियांग उसे एक लुक देते हैं और असिस्टेंट वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वेन शेन के साथ पार्टी में पहुंचती है और जियांग को मैसेज करती है कि वो डिनर पार्टी में आई है और 9 बजे तक वापस आ जाएगी। तभी हम देखते हैं कि यूजिंग नाम की लाड़की और उसकी दोस्त सडनली अपने अपने हस्बैंड और उनके दिए हुए गिफ्ट्स की तारीफ करने लगते हैं और शेन और वैन का मजाक अपडेट है। शेन को गुस्सा आता है लेकिन वैन उसे कंट्रोल करने के लिए कहती है। अब वैन कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं बस अभी आती हूँ। वैन वॉशरूम जा रही होती है कि तभी वो यूजिंग की दोस्त के हस्बैंड से टकरा जाती है। उसी समय वहाँ जियांग आ जाते हैं और वैन उनसे पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जियांग कहते हैं, मैं अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए आया था, क्या मैं तुम्हारे लिए वेट करूं? वैन कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। वैन वापस चली जाती है और जियांग का दोस्त झिंगटिंग कहता है, मैं लास्ट टाइम अपनी सिस्टर इन लॉ से ठीक से मिल नहीं पाया था, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को उससे मिलवाओगे नहीं? वैसे तुम दोनों ऐसे क्यों बर्ताव करते हो जैसे एक दूसरे को जानते नहीं? जियांग पूछते हैं, कौन सी आंख से ये देखा तुमने? झिंगटिंग कहता है, अपनी दोनों आंखों से। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि यू जिंग की दोस्त के हस्बैंड मिस्टर लू उसके पास आकर बैठते हैं और वैन के बारे में पूछते हैं। उनकी वाइफ कहती है, वो मेरी कलीग है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मिस्टर लू कहते हैं कि हम बाहर टकरा गए थे। वो कहती है, मैरिड होने के बाद भी उसे चैन नहीं है। तभी मिस्टर लू वेटर को बुलाते हैं और वाइन लिस्ट मंगवाते हैं। यूजिंग कहती है, मिस्टर लू कितने अच्छे हैं, अब हम सबको आज भी अच्छी ड्रिंक पीने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही मिस्टर लू प्राइस देखते हैं वो ड्रिंक लाने के लिए मना कर देते हैं और शेन और वेन अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं। शेन वेन से कहती है, मिस्टर लू तुम्हें ही देख रहे हैं, अगर उन्हें पता चला कि तुम मैरिड हो तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? वेन कहती है, तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें नहीं देख रहे? तभी एक वेट्रेस ड्रिंक लाकर वहाँ रखती है और मिस्टर लू कहते हैं, मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। वेट्रेस कहती है, ये आपका ऑर्डर नहीं है। मिस्टर लू कहते हैं, मेरे अलावा और कौन इसे अफोर्ड कर सकता है? वेट्रेस कहती है कि हमारे बॉस ने हमें बताया कि मिस वेन यहाँ आने वाली हैं, उनके लिए ये वाइन स्पेशली बॉस के प्राइवेट स्टैश से मंगवाई गई है। सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि बॉस का वैन से क्या रिलेशन है? वैन कहती है, मैं आपके बॉस को नहीं जानती।
वेट्रेस कहती है, हमारे बॉस ने कहा कि आपके हस्बैंड उनके दोस्त हैं। वैन को समझ आता है कि ये झिंगटिंग ने भेजी है। यूजिंग कहती है, वैन तुम्हारे हस्बैंड तो लॉयर है ना, तो वो झिंगटिंग को कैसे जानते हैं? वैन कहती है, शायद वो काम के सिलसिले में मिले होंगे। यूजिंग कहती है, मैंने सोचा तुम्हारी शादी अमीर फैमिली में हुई है। वैन कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं आती। अब वैन बाहर निकलती है और देखती है कि जियांग अभी भी उसका वेट कर रहे थे। वैन पूछती है, क्या आपके दोस्त झिंगटिंग है जो आपके साथ आए थे? उन्होंने हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव वाइन ऑर्डर की, मैं उन्हें पैसे देना चाहती हूँ। जियांग कहते हैं, उसने मुझे भी इस बारे में नहीं बताया। पैसे देने की जरूरत नहीं है, उस पर मेरे कई उधार बाकी हैं। वैन कहती है, तो वो वही निकले जो आजकल सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड पर हैं। जियांग कहते हैं, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। असल में वो वैसा नहीं है जैसा ऑनलाइन नजर आता है। लोग समझते हैं कि वो प्लेबॉय टाइप का लड़का है, लेकिन असल में वो वैसा नहीं है। मैं अपने काम को लेकर काफी सीरियस हूँ, लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं करता। जियांग मन में सोचते हैं, कहीं वैन ये ना सोचे कि हम दोनों एक जैसे हैं। वैन सोचती है, ये सब कुछ इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं। सीन बदलता है और अगली सुबह वैन ब्रेकफास्ट के लिए आती है, तो वो देखती है कि फेंगली छुट्टी पर थी और जियांग ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था। जियांग पूछते हैं, क्या मैं बस में यान झाओ को खाना बनाने के लिए बुला लूं? वैन कहती है, नहीं, आज मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैन कुछ ग्रोसरीज लेकर अपनी माँ के घर जाती है और अपनी माँ से कहती है कि जियांग को क्रिस्पी श्रिम्प बहुत पसंद है, तो क्या आप मेरे लिए ये बना देंगी? उसकी माँ कहती है, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कुकिंग सीखने के लिए। वैन कहती है, मैं आपको एक बार कुकिंग करते हुए देखकर ही कुक करना सीख जाऊंगी। आपकी बेटी बहुत स्मार्ट है। उसकी माँ कहती है, कुकिंग इतनी आसान नहीं है, मैं तुम्हें रेसिपी दे दूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग का असिस्टेंट उन्हें कुछ बता रहा होता है कि तभी जियांग को वैन का मैसेज आता है और वो काम छोड़कर चले जाते हैं। असिस्टेंट सोचता है, मास्टर को हुआ क्या है? वो इतनी जल्दी में क्यों है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब जियांग घर पहुंचते हैं और वैन के आने का वेट करते रहते हैं। कुछ देर के बाद वैन घर आती है, जियांग को बुकेचेस देती है, फिर अपनी माँ के हाथ का खाना सर्व करते हुए कहती है, ये सब मेरी माँ ने बनाया है, आपको पसंद आएगा। ये क्रिस्पी श्रिम्प भी उन्होंने बनाए हैं। जियांग उसे टेस्ट करते हैं और वो काफी टेस्टी होता है। जियांग कहते हैं, इसके लिए मॉम को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। वैन खुश होकर मन में सोचती है, ये प्राइवेटली उन्हें मॉम कह रहे हैं। वैन कहती है, माँ ने मुझे इसकी रेसिपी दी है, मैं इस वीकेंड आपके लिए ये बनाऊंगी। जियांग उसे देखते हुए सोचते हैं, ये एक लविंग फैमिली में बड़ी हुई है, इसे कभी कोई टेंशन नहीं हुई होगी। वैन के लिए मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखूंगा, मैं खुद को कभी इससे प्यार नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं हर समय इसे प्रोटेक्ट करूंगा। वैन देखती है कि जियांग उसे ही देख रहे होते हैं, तो वो पूछती है, क्या मेरे फेस में कुछ लगा है? जियांग होश में आते हैं और अपने हाथों से उसका फेस साफ करते हैं। अब अगले सीन में वैन वान वान के साथ होती है और वो अब भी सैड नजर आती है। वान वान कहती है, क्या हुआ? क्या उन्होंने फिर से तुम्हें चीट कर दिया? वैन कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो पूछती है, वान वान किसी इंसान में बदलाव के क्या रीजन हो सकते हैं? वो अचानक से बहुत बदल गए हैं, वो वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे पिछले 1 साल में थे। वान वान कहती है, कहीं उन्हें तुमसे प्यार तो नहीं हो गया? वैन ये सुनकर सोच में पड़ी डीडीएच जाती है और सोचती है, जब आदमी को किसी से प्यार होता है तो उन्हें पार्टनर की बॉडी और अच्छी लगने लगती है, वो उनके पास रहना चाहते हैं। वैन कहती है, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। वान वान कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उनसे पहले प्यार हो गया है? वैन कहती है, ये कैसे पॉसिबल है? वैन इस बारे में सोचने लगती है और पूछती है, जब प्यार होता है तो कैसा लगता है? वान वान कहती है, किसी को देखकर खुशी मिलती है और जब वो नहीं दिखता तो इंसान रेस्टलेस हो जाता है। वैन कहती है, मैं श्योर हूँ कि मुझे प्यार नहीं हुआ है। वो सोचती है, मैं उन्हें सिर्फ अपना हाफ हस्बैंड मानती हूँ। अगले सीन में वैन और जियांग अपने अपने काम में बिजी होते हैं। जब वैन को उसकी मॉम कॉल करती है, वो कहती है, रनरन को नया बॉयफ्रेंड मिल गया है, वो हमारी पूरी फैमिली को खाने पे बुला रही है ताकि अपने बॉयफ्रेंड को सबसे इंट्रोड्यूस करवा सके। वैन कहती है, आप डैड के साथ चले जाइए, मुझे नहीं जाना। उसकी माँ कहती है, उन्होंने पूरी फैमिली को आने को कहा है, तुम नहीं आओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। जियांग चेन को भी आना होगा, वरना लोग कहेंगे कि तुम्हारी जियांग फैमिली में कोई वैल्यू नहीं है। तभी जियांग उसकी बात सुनकर उसके पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हम जा सकते हैं। वैन कहती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं जाना चाहते हो। जियांग कहते हैं, मैं तुम्हें कंपनी दूंगा जब भी मेरे पास समय होगा। वैन ये सुनकर खुश हो जाती है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि रनरन अपनी मॉम के साथ सबके आने का वेट कर रही होती है। उसकी मॉम पूछती है, इस मील का कॉस्ट कितना है? रनरन कहती है, ये सब आप ली शाओ पर छोड़ दो, वो बहुत अमीर है। मैं बस चाहती हूँ वैन ये सब देखे कि मेरा बॉयफ्रेंड ना सिर्फ रिच है बल्कि मुझ पर पैसे भी खर्च करना चाहता है। उसकी मॉम कहती है, तुमने अच्छा किया जो जॉब छोड़ ढाँच कर एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया, अब मैं सिर ऊपर उठाकर चल सकती हूँ। तभी वहाँ वैन के पेरेंट्स आते हैं और अब दोनों माँ बेटी उनके सामने पैसे का शो ऑफ करने लगते हैं। रनरन उन्हें अपना बैग दिखाती है और कहती है, ये 80,000 युआन का है और रनरन का बॉयफ्रेंड उसे एक कार भी गिफ्ट करने वाला है। इतने में ही वैन और जियांग भी वहाँ आ जाते हैं और रनरन शॉक होकर बोलती है, जियांग चेन कितना हैंडसम है। अब सब लोग साथ बैठे होते हैं
और रनरन ड्रिंक सर्व कर रही होती है जब वो वैन का एक्सपेंसिव बैग देखती है और शॉक होकर बोलती है, ये तो व्हाइट हाउस का बैग है जिसकी कीमत 2 मिलियन है। ये जानकर वैन भी शॉक हो जाती है। जियांग कहते हैं, तुम्हारा बर्थडे था इसलिए मैंने ये गिफ्ट किया, और वैसे भी तुम्हें ये पसंद है तो प्राइस की कोई वैल्यू नहीं है। ये सुनकर रनरन को जेलसी हो जाती है। अब वहाँ उसके बॉयफ्रेंड ली शाओ की एंट्री होती है। रनरन की मॉम उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और ली शाओ कहता है, अगर खाने में कोई कमी हो तो आप और खाना ऐड कर सकते हैं। वो शो ऑफ करते हुए कहता है कि मैं रनरन को एक कार गिफ्ट करने वाला हूँ, वो जो चाहे वो कार चूज कर सकती है। रनरन कहती है, मिनी के अलावा मुझे सब चलेगा। उसकी मॉम कहती है, मुझे याद है हमारे ग्रैंडफादर मिनी चलाया करते थे। अब सब साथ साथ में ड्रिंक करते हैं। और तभी रनरन की मॉम वैन से कहती है, तुम दोनों की शादी को 1 साल हो गया, क्या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? तो जियांग कहते हैं, मेरी वैन अभी भी बहुत यंग है और अभी हमें बच्चे नहीं चाहिए। ऊपर से बच्चे को जन्म देना कितना मुश्किल होता है, मैं इससे अलग होने का दर्द भी नहीं सह सकता। वैन स्माइल करती है और सोचती है कि इनकी एक्टिंग स्किल कितनी अच्छी होती जा रही है। डिनर के बाद सीन बदलता है। वैन और जियांग साथ बैठे होते हैं और वैन कहती है, मेरी आंटी की फैमिली ऐसी ही है। जियांग पूछते हैं, क्या वो हमेशा तुम्हें ऐसे बुली करते हैं? वैन कहती है, हमारा उनसे ज्यादा कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे कुछ करने को कहा था और मैंने हेल्प नहीं की, इसलिए उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। वो कहती है, आपको परेशानी हुई होगी क्योंकि आपको उनके सामने एक्टिंग भी करनी पड़ी। जियांग कहते हैं, मैंने कोई एक्टिंग नहीं की। सच में बच्चे करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और हर लड़की को हैट क्यों है ये चूज करने का। वैन मन में बोलती है, मिस्टर प्रोग्रामर मुझसे अलग नहीं होना चाहते और उन्हें लड़कियों की चिंता भी है। सच में ये बहुत अच्छे इंसान है। सीन बदलता है और रात में वैन सुनती है कि जियांग नींद में कुछ बोल रहे होते हैं। वो नींद में बोलते हैं कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सुनकर वैन सोचती है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हैं। फिर वो सो जाती है। अगले दिन ऑफिस में शेन भागते हुए उसके पास आती है और कहती है, मेरे पास बहुत बड़ी खबर है तुम्हें बताने के लिए। वो बताती है कि यू जिंग और मिस्टर लू का अफेयर चल रहा था और मिस्टर लू की वाइफ ने उन्हें रंगे हाथों कार में पकड़ लिया। उसने यू जिंग को फेस पे एक पंच मारा। वैन पूछती है, तो दोनों डाइवोर्स क्यों नहीं ले रहे? शेन कहती है, लड़कियों के लिए ये इतना आसान नहीं है, वो पैसे और बच्चों को लेकर नहीं जा सकती। वैन सोचती है, एग्रीमेंट में जो भी मैंने लिखा है शायद वो बहुत जरूरी था। अब अगले सीन में वैन घर पर होती है और फेंकली उसे डिनर सर्व करती है। फेंक पूछती है, चेन अभी तक नहीं आए? वैन कहती है, उन्होंने मुझे बताया था कि वो ओवर टाइम करेंगे और घर नहीं आएंगे। फेंकली फिर वैन को ज्यादा खाने के लिए कहती है। वो बोलती है, लड़कियों को थिन नहीं होना चाहिए, तुम्हें फ्यूचर में बच्चे चाहिए ना? वैन कहती है, आप तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह बातें करती हैं। वैन फेंकली से पूछती है, मैंने सुना है कि जियांग बहुत यंग थे जब आपने उनकी केयर करनी शुरू की थी, क्या ये सच है? फेंक कहती है, जब मैं आई तब वो 10 साल का था। असल में जियांग पर मुझे तरस आता है। उनकी फैमिली भले ही रिच है लेकिन उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया है, इसलिए वो अपनी माँ के बिना ही पले बड़े हैं। वो हमेशा अकेले ही रहते थे, ज्यादातर रूम में खुद को बंद करके रखते थे। वो भी बहुत दुबले पतले से थे। एक दिन मैंने टेस्टी खाना बनाया, फिर उन्हें बुलाया लेकिन उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। वैन कहती है, उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स क्यों हुआ था? फेंक कहती है, मुझे नहीं पता, जब तक मैं आई थी तब तक उनकी माँ अब्रॉड जा चुकी थी। वैन पूछती है, तो आपको पता होगा ना कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी या नहीं? फेंकली कहती है, मुझे नहीं लगता क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की। भाग 23 सीन बदलता है और हम देखते हैं वैन जियांग के स्टडी रूम में एक बॉक्स को ओपन करती है जिसमें एक ब्रेसलेट होता है। उसी वक्त वहाँ जियांग आ जाते हैं जिससे डरकर वैन उस बॉक्स को गिरा देती है और वो ब्रेसलेट टूट जाता है। वैन कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं बस ये बॉक्स देखा तो देख रही थी कि इसमें क्या है। वो उस ब्रेसलेट को उठाने वाली थी पर जियांग उसे रोकते हुए कहते हैं, संभल कर खुद को चोट मत लगवा लेना। जियांग उस ब्रेसलेट को फेंकने वाले थे लेकिन वैन कहती है, इसे फेंकिए मत, शायद ये रिपेयर हो जाएगा, ये बहुत सुंदर है। वो पूछती है कि ये ब्रेसलेट किसका है? जियांग कहते हैं, किसी का नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जाने वाले होते हैं। मगर वैन पूछ लेती है, क्या ये आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का है? जियांग बिना जवाब दिए वहां से चले जाते हैं। वैन मन में सोचती है, मिस्टर प्रोग्रामर प्यार से दूर भाग रहे हैं क्योंकि पास्ट में उन्हें किसी ने हर्ट किया है, लेकिन कम से कम उन्हें प्यार तो हुआ था। मैंने तो अभी तक प्यार एक्सपीरियंस भी नहीं किया है। अगले सीन में वैन उस ब्रेसलेट को देख रही होती है और मन में बोलती है, ये ब्रेसलेट बहुत अच्छी कंडीशन में है, शायद इसकी कीमत 1 मिलियन से ज्यादा होगी। स्टोर में इसे रिपेयर करने की सर्विस थी ही नहीं, मैं अपने आप को बेचकर भी 1 मिलियन अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। वो जियांग को मैसेज करती है कि मैं ब्रेसलेट को रिपेयर के लिए लेकर गई थी, इसमें एक मेटल पीस जोड़ना होगा, लेकिन वो सच में बहुत खराब लगता, इसलिए मैंने रिपेयर नहीं करवाया। जियांग का रिप्लाई आता है, कोई बात नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैन कहती है,
सॉरी, मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। जियांग कहते हैं, ये तुम्हारे लिए थी, मैं तुम्हें देना भूल गया। दादी ने इस ब्रेसलेट की जोड़ी छोड़ी थी, इसका एक पेयर भाभी के पास है। वैन मन में कहती है, आप ये कैसे भूल सकते हैं? आपको लगता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ? फिर वो मैसेज करती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे ये चाहिए भी नहीं। अब वैन जिंग शू को कॉल करती है और पूछती है, क्या आपके पास ब्रेसलेट का एक पेयर है? मैंने दूसरा वाला गलती से तो डीडीएच दिया। जिंगशू कहती है, मुझे नहीं पता था कि फैमिली के पास 2 ब्रेसलेट थे। मैंने सुना था कि ये ब्रेसलेट उनकी माँ का है। वहन इसके पीछे की स्टोरी पूछती है और कहती है, मैं इसे रिपेयर करवाना चाहती थी, लेकिन जियांग ने मना कर दिया। जिंगशू कहती है, ये तब की बात होगी जब वो छोटे थे। मैं इसके बारे में वेई से पूछूंगी। सीन बदलता है और जियांग घर आते हैं। वो वेन से पूछते हैं, क्या तुम गुस्सा हो? वेन जवाब नहीं देती। जियांग कहते हैं, वो ब्रेसलेट मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का नहीं है, वो दादी ने दिया था। वेन फिर जवाब नहीं देती तो उसे भरोसा दिलाने के लिए जियांग जिंगटिंग को कॉल करते हैं। जिंगटिंग कहता है, तुम नींद में बात कर रहे हो क्या? तुम्हारे कोल्ड फेस के पास कौन सी लड़की आना चाहेगी? जियांग कहते हैं, बकवास मत करो और पॉइंट पर आओ। जिंगटिंग ना कहता है और जियांग कॉल कट कर देते हैं। अब जियांग वैन से कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ब्रेसलेट खानदानी है और मैं तुम्हें देना नहीं चाहता, लेकिन कुछ है जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। वैन कहती है, अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। पर जियांग सोचते हैं, जब भी मैं उस बारे में सोचता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसका सोल्यूशन यही है कि उस बात को अवॉइड किया जाए। अगले सीन में वैन मिस्टर जांग से मिलने जाती है, जो उसे ब्लू सिटी मैंशन के बर्थडे प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। लेकिन वैन कहती है, मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, मेरे लिए ये सब हैंडल करना मुश्किल होगा। मिस्टर जांग कहते हैं, क्लाइंट को स्पेशली तुम्हारे डिजाइन पसंद आए हैं। उन्होंने कहा है, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से काम कर सकती हो। क्लाइंट आज दोपहर में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। इसके बाद वैन और शेन बात करते हैं कि सब लोग ब्लू सिटी मैंशन प्रोजेक्ट के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं। वैन कहती है, मैं भी इसके लिए काम करने वाली हूँ। शेन पूछती है, क्यों? ये भले ही लार्ज स्केल अपार्टमेंट बिल्डिंग है, लेकिन हमारे लिए छोटा प्रोजेक्ट है। वैसे मैंने सुना है कि क्लाइंट बहुत रिच और हैंडसम है और मेडिकल डॉक्टर भी है। वैन कहती है, अगर मुझे पता होता कि इतने लोग इस प्रोजेक्ट के पीछे पार्टी दिए हैं, तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जांग क्लाइंट को लेकर आते हैं, जिनका नाम मिस्टर लू होता है। उन्हें देखते ही वैन उन्हें पहचान जाती है और कहती है, क्या ये तुम हो युनजाओ? मिस्टर जांग पूछते हैं, क्या तुम डॉक्टर लू को जानती हो? युनजाओ कहते हैं, वैन मेरे मेंटर की बेटी है। जब मैंने तुम्हारे डिजाइन देखे तब मैंने नाम देखकर सोचा नहीं था कि ये तुम ही होगी। मिस्टर जांग कहते हैं, ठीक है, आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। वो वहाँ से चले जाते हैं। वैन पूछती है, युनजाओ तुम चाइना कब वापस आए? वो कहते हैं, कुछ दिन पहले। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने भी गया था। दोनों में कुछ बातें होती हैं और फिर दोनों साथ में लिफ्ट से बाहर आते हैं। युन कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी हो गई है। वैन कहती है, क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? युनजाओ कहते हैं, नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा है कि वो मेरे लिए लड़की ढूंढेंगी। वैन कहती है, हाँ, मेरी माँ अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से जानती हैं। वैन पूछती है, वैसे तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? युन कहते हैं, ये फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। वैन कहती है, तुम्हारे हाई स्टैंडर्ड होंगे। युन कहते हैं, मेरे हाई स्टैंडर्ड तो नहीं है। मुझे लगता है 2 लोग अगर एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तुम और तुम्हारे लॉयर के बीच भी ऐसा कुछ है ना? वैन सोचती है और हाँ कहती है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं जिंग शू अपने बेबी का ध्यान रख रही होती है। तभी वो फोन में चेक करती है और उसे वान वान और वेई की क्लोज फोटो मिलती है, जिसको देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसकी सर्वेंट पूछती है, क्या हुआ? फिर वो तुरंत पानी लेने के लिए जाती है। जिंग शू कहती है, तुमने मुझसे ये सब इतने लंबे समय तक छुपा लिया। वहीं दूसरी तरफ वेई आ जाता है और सर्वेंट उसे बताती है कि जिंग शू की तबीयत ठीक नहीं है, वो दोपहर से ही अपने कमरे में है। वेई तुरंत रूम में जाता है और जिंग शू से कहता है, क्या बेबी तुम्हें परेशान कर रहा है? तुम ठीक हो? जिंग शू कहती है, ये एक्टिंग करना बंद कर दो, मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल गया है। वेई शॉक हो जाता है और कहता है, मेरी बात सुनो, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है और अब वो मेरी सेक्रेटरी भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जिंग शू उसे थप्पड़ डीएच मार देती है और बेहोश हो जाती है। अगले सीन में वेई और जिंग शू हॉस्पिटल में होते हैं। जियांग और वैन जिंग शू से मिलने जाते हैं और वैन वेई को इग्नोर कर देती है। जियांग वेई को देखते हैं। वेई कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे नहीं पता था बात इतनी बार हट जाएगी। जियांग कहते हैं, मैंने पहले ही तुम्हें वार्निंग दी थी कि उन्हें आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। वेई कहता है, मैंने वान वान को निकाल दिया था, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बोल्ड होगी कि जिंग शू को सब बता देगी। दूसरी तरफ वैन और जिंग शू बात करते हैं। जिंग शू कहती है, सॉरी तुम्हें मुझे ऐसे देखना पड़ी डीएच रहा है। वैन कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। वो बच्चे के बारे में पूछती है तो जिंग शू कहती है, बेबी ठीक है, लेकिन मैं चाहती थी वो ना बचे। अब वो कहती है कि तुम्हारे और जियांग के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा है, भले ही तुम्हारी शादी बिना फीलिंग्स के हुई है। वैन कहती है, हम प्राइवेटली इतने क्लोज नहीं हैं। जिंग शू कहती है, जियांग तुम्हारी बहुत केयर करता है, शुरुआत से
से ही तुम उसके दिमाग में रहती हो। वैन याद करती है कि जियांग ने कैसे हर टाइम उसकी हेल्प की थी। वैन जिंगशू से पूछती है, क्या आपको डाइवोर्स चाहिए? जिंगशू हाँ कहती है और बोलती है, वेई के लिए मैंने अपना करियर छोड़ डीएच दिया था, लेकिन अब मुझे सिर्फ बच्चों की फिक्र है। वैन कहती है, शायद ये डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। अगर आप चाहें तो आप मेरे छोटे से घर में रह सकती हैं, जिसे मैंने शादी से पहले खरीदा था। जिंगशू उसे थैंक्स कहती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैन एंड जियांग घर जा रहे होते हैं। वैन उन्हें बताती है कि भाभी डाइवोर्स और अबॉर्शन के बारे में सोच रही हैं। जियांग कहते हैं, मैं भाभी के हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर वो डाइवोर्स लेना चाहेंगी तो इस बेबी के कारण उनके अलग होने की संभावना कम हो जाएगी। वैन कहती है, उन्हें कुछ दिन के लिए अकेले रहने देते हैं। जियांग कहते हैं, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया ना? वैन कहती है, आपने ही मुझसे कहा था कि ऐसी बातें मत करना, तो अब आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? सीन बदलता है और अब हम देखते हैं कि वैन सीसी के साथ खेल रही थी। जियांग और वेई वहीं थे। वेई जियांग से कहता है, क्या तुम दोनों जानते हो जिंगशू कहाँ है? जियांग कहते हैं, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वेई कहता है, मुझे इतना बता दो कि वो वापस कब आएगी? जियांग कहते हैं, पता नहीं, लेकिन शायद कुछ दिनों में आ जाएगी। जब डैड को पता चलेगा कि तुमने क्या किया है तो सोचो क्या कहोगे उनसे। वो खुद जिंगशू को बुला लेंगे। भाभी उनकी बात नहीं टालेंगी और मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी खासी मार भी पड़ेगी। तब तक तुम सीसी के साथ टाइम स्पेंड करो। नेक्स्ट सीन में वैन और जियांग वापस कार में होते हैं और जियांग कहते हैं, वेई के एटीट्यूड को देखकर लगता है कि भाभी को डाइवोर्स आसानी से नहीं मिलेगा। कोर्ट कहेगी कि दोनों अलग नहीं हो सकते, लेकिन अगर फिर भी भाभी जाना चाहेंगी तो डाइवोर्स के लिए 6 महीने बाद ही केस फाइल हो सकता है। जियांग कहते हैं, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगा। वैन सोचती है, इन्होंने अचानक ऐसा क्यों कहा? उसी समय उसे युन जाओ का कॉल आता है और वो उनसे बात करती है। जियांग उनकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर वो पूछते हैं, क्या ये तुम्हारा कलीग है? वैन कहती है, वो मेरे पेरेंट्स के स्टूडेंट हैं, चाइना से अभी अभी लौटे हैं और एक हाउस को रेनोवेट करवाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है। जियांग कहते हैं, तो वो तुम्हारा क्लाइंट है? वैन पूछती है, क्या आप कल फ्री हैं? जियांग कहते हैं, मुझे एक केस के सिलसिले में मीटिंग के लिए जाना है। वैन उदास हो जाती है। जियांग इसकी वजह पूछते हैं तो वैन कहती है, यून और मैं कल डिनर के लिए माँ के घर जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आपके पास टाइम है या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लीजिएगा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जियांग एकदम से कहते हैं, नहीं, मैं भूल गया था कि मीटिंग कल नहीं है, अगले मंडे को है, तो मैं जा सकता हूँ तुम्हारे साथ। वैन सोचती है, मिस्टर प्रोग्रामर ऐसे कैसे डेट भूल गए? ये जरूर हमारे साथ डिनर करना चाहते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वैन और जियांग डिनर के लिए वैन के पेरेंट्स के घर पर जाते हैं। जियांग यून से कहते हैं, मैं वैन का हस्बैंड हूँ। वो और यून हाथ मिलाते हैं और वैन दोनों के बीच कुछ टेंशन नोटिस करती है। फिर सब खाने के लिए बैठ जाते हैं और वैन के डैड कहते हैं, तुम दोनों को ड्राइविंग करनी है ना, तो ज्यादा ड्रिंक मत करना। यून कहते हैं, मैं ड्राइविंग के लिए ड्राइवर को बुला लूंगा, मुझे आपके साथ ड्रिंक करनी है। जियांग भी ड्रिंक की बोतल लेते हुए कहते हैं, मैं भी वैन को ड्राइव करने दूंगा। इसके बाद यून वैन की माँ की कुकिंग स्किल की तारीफ करते हैं। वैन की माँ जियांग को कहती है, मैंने चेन का फेवरेट क्रिस्पी श्रिम्प भी बनाया है। जियांग उन्हें थैंक यू बोलते हैं। वैन मन में सोचती है, आज जियांग कुछ अलग लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो यून के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। कुछ देर के बाद जियांग, यून और वैन के डैड काफी ड्रिंक कर लेते हैं और नशे में होते हैं। यून कहते हैं, जब से मैं आपका स्टूडेंट बना हूँ मैंने हमेशा आपको अपने फादर की तरह माना है। जियांग भी कहते हैं, जब से मेरी शादी वैन से हुई है आप मेरे फादर बन गए हैं। उन्हें देखकर वैन हंसती है। अब यून कहते हैं, अगर मैं उस साल अब्रॉड नहीं गया होता तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता आज। जियांग कहते हैं, अगर तुम अब्रॉड नहीं गए होते तो आज वैन तुम्हारी होती है ना। यून कहते हैं, मैं खाने की बात कर रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे टारगेट क्यों कर रहे हो? वैन के डैड कहते हैं, यून किसी को तब पसंद करता था, लेकिन उसके पास ज्यादा समय की जिंदगी नहीं बची थी। उसके जाने के बाद यून ने कंट्री छोड़ दी। अब सीन बदलता है और वैन ड्राइव करके जियांग के साथ घर जा रही होती है। वो मन में सोचती है कि मैंने जियांग को ऐसे पहले कभी नहीं देखा। जियांग नशे में पूछते हैं, क्या डैड ने जो बोला वो सच है? वैन कहती है, हाँ, यून सिस्टर शाओहुई के बहुत क्लोज थे। जियांग पूछते हैं, क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स हैं? वैन कहती है, मुझे नफरत है आपकी इस हालत से। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि वैन शेन के साथ ऑफिस में होती है, जब एक लड़का उसके लिए फ्लावर लेकर आता है और कहता है, ये आपके हस्बैंड ने आपके लिए भिजवाया है। वहीं यू जिंग और उसकी दोस्त भी होती हैं, जो ये सब सुनती हैं। यू जिंग कहती है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर लू ने भेजा है, आखिरकार ये उनके प्रोजेक्ट के लिए काम जो कर रही है, उन्होंने वैन को जानबूझकर ये करने को कहा होगा। इन दोनों के बीच रिलेशन काफी अच्छा चल रहा है। उसकी बात सुनकर वैन फौरन जियांग को कॉल करती है और कॉल स्पीकर पर रखकर उन्हें बख्शुर के लिए थैंक यू कहती है। जियांग कहते हैं, अगर तुम खुश हो तो मुझे और क्या चाहिए। कॉल कट करके वैन यूजिंग से कहती है, अब भी तुम मेरे बारे में ये बातें करना चाहोगी? यूजिंग अपनी दोस्त के साथ चली जाती है। इधर शेन कहती है कि मेरे ब्रदर इन लॉ की आवाज कितनी अच्छी है। अब सीन बदलता है। जियांग वैन के पास आते हैं और अचानक उसे पकड़कर किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैन कहती है, मुझे अभी मेरी यून के साथ अपॉइंटमेंट है, हमें कुछ डिस्कस करना है। जियांग पूछते हैं, ये कब तक चलेगा? वैन कहती है, 10 बजे तक। आप चाहें तो जाकर सो सकते हैं। वैन अब यून से कुछ डिस्कस
डिस्कस कर रही होती है और जियांग उसे छुप कर देख रहे होते हैं। वो मन में कहते हैं, कहीं ये युन जानबूझकर तो नहीं कर रहा। ये सब अभी डिस्कस करने की क्या जरूरत थी। जियांग किचन में जाते हैं और ठंडा पानी पीते हैं, फिर वापस आकर वैन को देखते रहते हैं। वो मन में सोचते हैं, क्या उसमें इतने मैनर्स नहीं है कि रात को किसी और की बीवी के साथ चैट नहीं करना चाहिए। अब जियांग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और फौरन जाकर वो वैन का लैपटॉप बंद करके उसे किस कर लेते हैं। अगले सीन ऑफिस में शेन कहती है, कल रात तुम्हें क्या हो गया था। वैन कहती है, मेरा लैपटॉप अचानक क्रैश हो गया। शेन उसे टीज करते हुए कहती है, मैंने सुना कि ब्रदर इन लॉ तुम्हें परेशान कर रहे थे। वैन कहती है, डॉक्टर लू ने और क्या कहा। शेन कहती है, उन्होंने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन मैं जानती हूँ वो ब्रदर इन लॉ ही थे। वैन उसे चुप रहने को कहती है। फिर सीन चेंज होता है। वैन युन के हाउस में होती है जहाँ रेनोवेशन हो रहा था। वैन इस बारे में कुछ बात ही कर रही होती है कि तभी उसके सिर पर एक लैडर गिर बैठता है और वो बेहोश हो जाती है। शेन तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि वैन के सिर पर पट्टी लगी होती है। शेन कहती है, मुझे तो लगा कि तुम्हें कहीं ब्रेन हेमरेज ना हो गया हो। तभी युन वहां आते हैं और कहते हैं, क्या तुम ठीक हो। काश मैं घर पर होता तो तुम्हारे साथ ये एक्सीडेंट नहीं होने देता। अब शेन युन के साथ फ्लर्ट करने लगती है और वैन कहती है, तुम्हें काम के वक्त मजाक नहीं करना चाहिए। युन फिर वैन के लिए ब्रेकफास्ट लेने चले जाते हैं और इधर वैन जियांग को एक्सीडेंट के बारे में मैसेज करके बताती है। मैसेज देखते ही जियांग फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अब जियांग हॉस्पिटल आते हैं और उन्हें देखकर शेन शॉक हो जाती है। वैन कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जियांग कहते हैं, तुम हॉस्पिटल में हो, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता। वैन शेन को कहती है, ये मेरे हस्बैंड है। और शेन कहती है, अब मेरे बेहोश होने का टाइम आ गया है। वो वहाँ से फौरन चली जाती है और जियांग वैन के पास बैठते हैं। जियांग फिर नोटिस करते हैं कि युन भी वहीं है। युन कहते हैं, मैं बस वैन को देखने आया था। जियांग कहते हैं, तुम्हें चोट कैसे लग गई, तुम ठीक तो हो। युन कहते हैं, ये ठीक है और कल इसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। वैन कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं आगे से और केयरफुल रहूंगी। जियांग देखते हैं कि वो पैन फ्राइड बंस खा रही थी जो युन लेकर आया था, तो वो उसे साइड में रख देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। फेंकली ने तुम्हारे लिए सैल्मन और चिकन सूप बनाया है। युन कहते हैं, बंस वैन को बचपन से बहुत पसंद थे। जियांग कहते हैं, लेकिन अब उसे ये पसंद नहीं है और फिर इस हालत में इसके लिए घर का खाना ही अच्छा है। युन कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, मैं भी अच्छा खाना बनाता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, वरना मैं खुद वैन के लिए खाना बनाकर लाता। जियांग को गुस्सा आता है, लेकिन वैन उनका हाथ पकड़ डीएच लेती है और युन से कहती है, जियांग मेरा अच्छे से ध्यान रख लेंगे। तभी युन कहते हैं, मैं जानता हूँ, जब मुझे पता चला था कि तुम दोनों शादी से पहले एक ही बार मिले हो तो मुझे लगा कि कहीं तुम दोनों का रिश्ता टूट ना जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि जियांग सच में तुम्हारी काफी परवाह करता है। वो जियांग से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तो वैन को अपनी छोटी बहन जैसा ट्रीट करता हूँ। ये कहकर वो जाने वाले होते हैं, लेकिन जियांग उन्हें रोक कर कहते हैं, मैंने भी कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया उसके लिए, सॉरी। युन वहां से चले जाते हैं। अब सीन बदलता है और कुछ दिनों के बाद वैन जिंगशू से मिलने जाती है। वैन उसे कहती है कि शाओकिन आपकी और सीसी की हेल्प करेगी, इससे आपको फ्री टाइम मिल जाएगा। अब आप वो कर सकती है जो आप चाहती हैं। जिंगशू कहती है, मुझे आखिर डाइवोर्स मिल ही गया, मैं अब वेई के साथ रहना नहीं चाहती। वो कहती है, मैं कुछ दिनों पहले झो झो को देखने गई थी, तब मैं वेई को ये ब्रेसलेट वापस करना चाहती थी, लेकिन वेई ने कहा कि उसे ये नहीं चाहिए। वैन पूछती है, क्या उन्होंने इस ब्रेसलेट के बारे में बताया। जिंगशू कहती है, ये ब्रेसलेट जियांग की नानी का है, उन्होंने ये ब्रेसलेट जियांग की माँ को दिया और उन्होंने दोनों भाइयों के लिए एक एक ब्रेसलेट रखा था। वैन कहती है, मैंने कभी उन्हें अपनी माँ के बारे में बात करते नहीं सुना, क्या कुछ हुआ था। जिंगशू बताती है कि उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया क्योंकि जियांग की माँ ने उनके डैड को एक दोस्त के साथ चीट किया। जियांग 10 साल का था जब उसने अपनी माँ को उस आदमी को किस करते हुए देखा था। वैन सोचती है, तो ये बात है, यही बात उन्हें दिल पर चुभती रहती है। जिंगशू कहती है, जब जियांग ने तुमसे शादी की उससे पहले मैंने उसे कभी ठीक से स्माइल करते नहीं देखा और वो हमेशा फॉर्मल होकर बात करता था, लेकिन अब वो काफी ठीक नजर आता है और वो अपने भाई से बिल्कुल अलग है। वो तुम्हें कभी चीट नहीं करेगा, हालांकि उसे ये नहीं आता कि अपना प्यार कैसे जताया जाता है। वैन स्माइल करती है और याद करती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वैन जियांग का वेट करते हुए सोच रही थी कि जियांग ने कभी उम्मीद नहीं की थी उन्हें प्यार मिलेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि वो ये शादी अपनी नानी के लिए कर रहे हैं और फिर इतनी डिमांड के बाद भी उन्होंने शादी कर ली। वो सच में बहुत अच्छे इंसान है और सिर्फ प्यार डिजर्व करते हैं। तभी जियांग आ जाते हैं और उन्हें देखकर वैन खुश हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वैन उनके लिप्स पर बाम लगा रही होती है। जियांग कहते हैं, तुम्हें लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ। वैन कहती है, नहीं, आपके लिप्स काफी ड्राई हो गए हैं। जियांग उसे थैंक यू कहते हैं और वो कहती है, आपने थैंक यू कहने से मना किया था ना। अब जियांग उसे एक रिंग देते हैं और उसे देखकर वैन खुश होकर बोलती है, ये तो मेरी है। जियांग कहते हैं, अब इसे दोबारा खोना मत। इस प्यारे से मोमेंट में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ड्रामा की एक रोमांटिक एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करना एंड आप हमें वहां से सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, हाइप एंड शेयर करना आपका HAQ है, इसलिए मैं आपको रोकूंगी नहीं और चैनल सब्सक्राइब करने का ऑप्शन भी आपके पास है, इसलिए
मैं उसमें भी कुछ नहीं कर सकती। सो क्या आप इसका फायदा उठाओगे भी या नहीं? और इस वीडियो की रेटिंग देना 5 स्टार में से। ईट 5 स्टार एंड डू समथिंग।